Hello and welcome friends in this second part on the topic computation of income from salary. फर्स्ट पार्ट में हमने एक इजी क्वेश्चन सॉल्व किया था। इस पार्ट में हम ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन में वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस एंड वैल्यूएशन ऑफ कार, ये जो सैलरी की कंपोनेंट है इस पे एडजस्टमेंट्स है। उसके अलावा यहाँ हमें क्वेश्चन कहता है कि कंप्यूट नेट टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर जोशी। जो फर्स्ट पार्ट था उस पार्ट में हमने ग्रॉस टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट की थी। तो यहाँ आपको ये भी जानने को मिलेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस सैलरी एंड नेट टैक्सेबल सैलरी। तो बने रहिए वीडियो में। पहले क्वेश्चन समझते हैं, उसके बाद इसे सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन कहता है मिस्टर शरद जोशी इज वर्किंग इन रिलायंस लिमिटेड मुंबई। हिज सैलरी इनकम फॉर द ईयर 2021-2022 इज एज अंडर। यहाँ बेसिक सैलरी ₹20,000 पर मंथ, डियरनेस अलाउंस 10,000 per month, 50% of which is considered for retirement benefit. Then bonus for the year ₹50,000, interest credited to RPF at 13%, एम्प्लॉयज contribution to RPF is ₹4,000 per month. उसके बाद employer has provided him a furnished rent free house in Mumbai which is owned by the company. The fair rent of the house is ₹10,000 per month and the cost of furniture is ₹1 lakh. तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने एडजस्टमेंट थी, हमें जो क्वेश्चन में दी थी वो थी हाउस रेंट अलाउंस पे, एचआरए पे थी। बट अभी यहाँ पे एम्प्लॉय को एचआरए नहीं मिलेगा क्योंकि कंपनी ने उसे रेंट फ्री हाउस दिया है रहने के लिए। तो ये जो रेंट फ्री हाउस दिया है कंपनी ने, उसका वैल्यूएशन कैसे करना है, इसके बारे में हमें यहाँ पे एक एडजस्टमेंट सॉल्व करनी होगी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है द कंपनी हैज प्रोवाइडेड हिम द फैसिलिटी ऑफ स्वीपर एंड वॉचमैन who are paid ₹1,500 per month and ₹1,800 per month respectively। तो वो स्वीपर और वॉचमैन प्रोवाइड किए कंपनी ने। उसके बाद ये 8 नंबर पे दिया है हमें, ही हैज बीन प्रोवाइडेड विथ अ 1800 सीसी कार। ये कार की कैपेसिटी होती है, जैसे हम बोलते हैं ना मारुति 800, तो 800 क्यूबिक कैपेसिटी होती है कार की। उस तरह से यहाँ पे जो कार की कैपेसिटी है वो 1800 सीसी कार दी है कंपनी ने फॉर बोथ ऑफिशियल एंड प्राइवेट पर्पसेस। द ऑल एक्सपेंसेस ऑफ ₹60,000 रिलेटेड टू रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द कार आर पेड बाय द कंपनी। तो ये भी एक अलग एडजस्टमेंट है, अलग कंपोनेंट ऑफ द सैलरी है कि एक कार प्रोवाइड की है कंपनी ने एम्प्लॉय को, तो उसका वैल्यूएशन कैसे करना है। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय हिम, मतलब एम्प्लॉय ने प्रोफेशनल टैक्स पे किया है ये। और हमें यहाँ पे नेट टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर जोशी फॉर द असेसमेंट ईयर 2022-2023 कहा गया है। तो इसके लिए पहले हमें ये फॉर्मेट बनाना होगा एज इट इज। इसमें पहले टाइटल लिख दीजिए कॉम्पुटेशन ऑफ नेट टैक्सेबल सैलरी ऑफ मिस्टर शरद जोशी फॉर असेसमेंट ईयर 2022-2023 और पर्टिकुलर्स रुपीज, ये फॉर्मेट आपको बनाना है। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करेंगे हम अभी। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पे दो न्यू एडजस्टमेंट्स या एडजस्टमेंट ऑन कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी जो हमने प्रीवियस पार्ट में नहीं देखे थे, वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस एंड वैल्यूएशन ऑफ कार प्रोवाइडेड, ये भी सॉल्व करना है। तो पहले हमें बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस ये रिकॉर्ड करना होगा, उसके बाद हम ये एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। तो पहले यहाँ पे क्वेश्चन में बेसिक सैलरी दी है ₹20,000 पर मंथ, तो इसे हम रिकॉर्ड करेंगे। बेसिक सैलरी रिसीव्ड ₹20,000 per month, so 20 multiplied by 12, 2,40,000, so 2,40,000 is basic salary received by Mr. Sharad Joshi during the previous year। उसके बाद हमें दिया है डियरनेस अलाउंस ₹10,000 पर मंथ और ब्रैकेट में दिया है 50% ऑफ विच इज कंसिडर्ड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। तो देखो दोस्तों, ये जो 50% ऑफ विच इज या 40% या ब्रैकेट में दिया जाता है कि विच इज कंसिडर्ड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, तो ये जो डियरनेस अलाउंस है अगर ये रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है तो ही हम ये जो वैल्यूएशन निकालने वाले हैं ना रेंट फ्री हाउस और कार का, उसके लिए कंसिडर करते हैं। तो वो आने वाले पार्ट में ये इसका क्या इम्पोर्टेंस है, ये जो ब्रैकेट में इंफॉर्मेशन दी रहती है ना 50% ऑफ विच इज कंसिडर्ड फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले अभी डियरनेस अलाउंस तो मिला है मिस्टर जोशी को, कितना मिला है 10,000 पर मंथ, मतलब 10,000 पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय 12, ये इनकम तो हुआ है, इसलिए हमें यहाँ पे ये दिखाना है। डियरनेस अलाउंस रिसीव 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 1,20,000 होगा डियरनेस अलाउंस रिसीव ड्यूरिंग द ईयर।
डियरनेस अलाउंस रिसीव्ड के बाद है बोनस फॉर द ईयर ₹50,000। देखो दोस्तों, बोनस हमें डायरेक्टली इनकम में ऐड करना है, टैक्सेबल इनकम में। अगर बोनस कुछ मिलता है, बोनस फॉर द ईयर 50,000, बोनस कमीशन ये जो इनकम है ये डायरेक्टली ऐड होते हैं। तो यहाँ पे बोनस पूरे साल के लिए मिला है ₹50,000, तो इसलिए हमने यहाँ पे ₹50,000 बोनस ऐड किया टैक्सेबल इनकम में, मतलब आउटर कॉलम में रिकॉर्ड किया उसे। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एट 13% इज 39,000। दिस इज मोस्ट कॉमन एडजस्टमेंट, ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में ये होती है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड। तो इसे कैसे सॉल्व करना है, देखो दोस्तों, यहाँ पे हमें इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड एट 13% दिया है ना, 13% से कितना क्रेडिट हुआ है, 39,000। तो ये 39,000 क्रेडिट हुआ है, बट इनकम टैक्स एक्ट में क्या कहा है कि इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इज एग्जम्प्ट अप टू 9.5% ओनली। ये जो इंटरेस्ट मिलता है रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड पे, ये सिर्फ 9.5% तक ही एग्जम्प्ट है। उसके बाद जो भी इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब अबव 9.5%, वो टैक्सेबल में आता है। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने ये आरपीएफ पे एडजस्टमेंट सॉल्व की है। तो यहाँ पे देखो इसे सॉल्व कैसे करना है। तो पहले जैसे कि मालूम है हमें 13% एग्जम्प्टेड नहीं, एग्जम्प्टेड अमाउंट कितना है, सिर्फ 9.5%। तो पहले इसे रिकॉर्ड करते हैं, इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड एट 13%, 39,000। ये क्लियर होगा। अभी इसके बाद 9.5% कैसे निकालना है, देखो दोस्तों सिंपल है। ये 39,000 क्या है, इट इज 13% ना, तो इसे क्या कहना है, मैंने इसके लिए एक सिंपल ट्रिक बताने जा रहा हूँ। 39,000 को डिवाइड करना है 13 से। ओके, 39,000 को 13 से डिवाइड करना है और उसे मल्टीप्लाई करना है 9.5 से, तो अब हमें एग्जम्प्टेड अमाउंट मिलेगी। अभी हम कैलकुलेट करते हैं, मैं एक बार आपको कैलसी पे कैसे कैलकुलेट करना है ये दिखाता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, 39,000 अमाउंट है इसकी, तो यहाँ पे हम कैलसी पे लेंगे 39,000, 1 2 3। इसे मैंने क्या बोला, इसे डिवाइड करना है 13 से। सो 13 से डिवाइड किया हमने, तो आंसर आया 3,000। ये क्या है, 1% है ना टोटल का, क्योंकि जो देखो इंटरेस्ट मिला है ये मिला है 13% से 39,000, बट एग्जम्प्टेड अमाउंट कितनी है, 9.5% ही एग्जम्प्टेड है। तो हमें 9.5% निकालना होता है ना, तो क्या करना है, 39,000 डिवाइडेड बाय 13 मल्टीप्लाइड बाय 9.5, तो ये अमाउंट आएगा 28,500। मतलब जो इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है मिस्टर जोशी इनके अकाउंट पे 13% से, इंटरेस्ट ऑन रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, दैट इज इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, जो 39,000 रुपीज क्रेडिट हुआ है, उसमें से सिर्फ 28,500 ही एग्जम्प्टेड है, रिमेनिंग अमाउंट टैक्सेबल है। मतलब 39,000 में से 28,500 रुपीज माइनस होंगे। अब तो यहाँ पे हम अभी रिकॉर्ड करेंगे इसे, लेस एग्जम्प्टेड फ्रॉम टैक्स 9.5%, तो 9.5% निकाला हमने, इट इज 28,500, और 39,000 माइनस 28,500, it is 10,500. So 10,500 is the taxable amount of interest on RPF. तो जो भी इंटरेस्ट मिला है उसकी अमाउंट टैक्सेबल अमाउंट होगी 10,500 रुपीज। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ एडजस्टमेंट के बाद नेक्स्ट पॉइंट है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इज ₹4,500 पर मंथ। तो देखो दोस्तों, ये भी जो एडजस्टमेंट है ऑन एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड, देखो दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि एम्प्लॉय जहां काम करता है ना, तो वहां उसकी सैलरी में से प्रोविडेंट फंड की अमाउंट कुछ डिडक्ट होती है, माइनस होती है, और उतनी ही अमाउंट कंपनी कंट्रीब्यूट करती है, और वो दोनों अमाउंट एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड अकाउंट में क्रेडिट की जाती है। तो अभी यहाँ पे क्या बताया फिफ्थ पॉइंट में कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इज ₹4,000 पर मंथ। मतलब एम्प्लॉय के सॉरी एम्प्लॉयर ने, एम्प्लॉयर यहाँ पे कौन है, रिलायंस लिमिटेड, तो रिलायंस लिमिटेड ने, ये जो शरद जोशी एम्प्लॉय है, उनके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में 4,000 पर मंथ कंट्रीब्यूट किए हैं, रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड अकाउंट में 4,000 रुपीज पर मंथ कंट्रीब्यूट किए हैं। तो अभी यहाँ पे उसकी टैक्सेबल अमाउंट क्या है,
तो इसके रिलेटेड रूल क्या है, देखो दोस्तों, मैंने प्रीवियस सेशन में बताया था कि एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड इज एग्जम्प्टेड अप टू 12% ऑफ द सैलरी। मतलब एम्प्लॉय जितना भी कंट्रीब्यूशन करेगा, एम्प्लॉयर जितना भी कंट्रीब्यूशन करेगा एम्प्लॉय के आरपीएफ अकाउंट में, उसमें से 12% ऑफ द सैलरी एग्जम्प्टेड है, रिमेनिंग अमाउंट टैक्सेबल है। तो यहाँ पे हमें परसेंटेज में अमाउंट नहीं दी है, कंट्रीब्यूशन इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ पर मंथ ₹4,000 पर मंथ दिया है। तो इसे कैसे सॉल्व करना है, तो पहले अभी जैसे हम इनकम में इसे रिकॉर्ड करेंगे इनर कॉलम में, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 48,000 आ गया। अभी इसमें हमें पता है कि 12% ऑफ द सैलरी एग्जम्प्टेड है। तो ये 12% ऑफ द सैलरी कितना आता है, तो 12% ऑफ द सैलरी आता है 36,000। अभी ये 36,000 मैंने कैसे कैलकुलेट किया, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। यहाँ पे हमें पता है कि 12% ऑफ द सैलरी लेस होगा, बट सैलरी का 12% कैसे निकालना है, इस पर्पज के लिए सैलरी क्या है, मतलब सैलरी में क्या क्या इंक्लूड होगा वो देखना है, क्योंकि अब भी हम सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी कैलकुलेट कर रहे हैं ना। तो इसके लिए देखो दोस्तों, वर्किंग नोट पे जाएंगे हम, और यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू ऑफ एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड कैलकुलेट करना है। हमें पता है एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन ₹4,000 पर मंथ है, तो एनुअल हो गया 48,000, राइट। बट 12% ऑफ सैलरी इज एग्जम्प्टेड, इट इज गिवन इन द इनकम टैक्स एक्ट। इनकम टैक्स एक्ट में ही दिया है हमें कि अप टू 12% एग्जम्प्टेड है। तो इस पर्पज के 12% ऑफ वॉट, 12% ऑफ सैलरी, सैलरी के 12% है ना। तो इसके लिए सैलरी की अमाउंट क्या आएगी, तो सैलरी की अमाउंट देखो, इस पर्पज के लिए कैलकुलेट करते समय हमें बेसिक सैलरी लेनी है प्लस डियरनेस अलाउंस लेना है, और ब्रैकेट में लिखा है इफ एडमिसेबल फॉर रिटायरमेंट बेनिफिट। अगर रिटायरमेंट बेनिफिट में वो ऐड होता है डियरनेस अलाउंस तभी ऐड करेंगे, और प्लस कमीशन इफ गिवन एट फिक्स रेट। अगर कमीशन फिक्स रेट से मिलता है एम्प्लॉय को तो वो भी ऐड हो किया जाएगा इस पर्पज के लिए सैलरी में। ठीक है, तो यहाँ पे हम जानते हैं कि बेसिक सैलरी एम्प्लॉय को मिलती है 20,000 पर मंथ, सो 2,40,000 हो गई। देन डियरनेस अलाउंस मिलता है 10,000, बट उसका सिर्फ 50% ही रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए ऐड है। तो 1,20,000 जो डियरनेस अलाउंस मिला है उसका 50% लेंगे हम, 60,000 रुपीज। और उसके बाद कमीशन, तो इस क्वेश्चन में कमीशन नहीं मिल रहा है एम्प्लॉय को, तो उसकी जगह कुछ नहीं आएगा, अमाउंट मिल रहेगी। तो इस पर्पज के लिए, मतलब सैलरी टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, इस पर्पज के लिए सैलरी आ गई 3 लाख रुपीज। ठीक है, अभी 3 लाख रुपीज पे 12% लेंगे हम, दैट इज द एग्जम्प्टेड अमाउंट। तो एग्जम्प्ट अमाउंट ऑफ आरपीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन इज 12% ऑफ रुपीज 3 लाख। 3 लाख का 12% आता है 36,000, तो इट मीन्स 36,000 इज द एग्जम्प्टेड अमाउंट। इसलिए हमने यहाँ पे लिया है एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू आरपीएफ 48,000 लेस exempted from tax 12% of the salary, it is 36,000। okay, so 48,000 less 36,000, 12,000 is the taxable amount of employees contribution to recognized provident fund। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन टू रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड हिम अ फर्निश्ड रेंट फ्री हाउस इन मुंबई। तो वो कंपनी ने एम्प्लॉय को रहने के लिए घर दिया है, और घर कैसा है, रेंट फ्री हाउस है, उसका रेंट भी नहीं लेती कंपनी, इन मुंबई, विच इज ओन बाय द कंपनी। जो घर दिया है रहने के लिए वो कंपनी के ही मतलब कंपनी ओन करती है, और उसका फेयर रेंट दिया है ₹10,000 पर मंथ। और उसी हाउस में द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर इज ₹1 लाख, मतलब उसी जो रेंट फ्री हाउस है उसी हाउस में 1 लाख रुपीज का फर्नीचर भी है। मतलब इतनी सारी फैसिलिटीज दी है कंपनी ने इस एम्प्लॉइज को। ठीक है, इस एम्प्लॉय को मिस्टर शरद जोशी इनको दी है। तो अभी ये जो रेंट फ्री हाउस दिया है ना, इसका भी हमें वैल्यूएशन निकालना होता है। देखो आप देखो, अगर दोस्तों कंफ्यूज हो रहे कि दो सर हमें ये इनकम फ्रॉम सैलरी कंसेप्ट ही समझ में नहीं आता, तो इसके लिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपके लिए कोट करना चाहूंगा। सपोज आपको एक जॉब ऑफर है, मान लीजिए मुंबई से ही है, मुंबई में आपको जॉब मिल रहा है। एक कंपनी आपको सैलरी दे रही है ₹50,000, एक कंपनी आपको सैलरी कितनी दे रही है ₹50,000, और दूसरी कंपनी आपको सैलरी दे रही है ₹40,000।
ओके। तो अगर आप सिर्फ सैलरी का हिसाब लगाएंगे तो आप कौन सी कंपनी ज्वाइन करोगे? फर्स्ट वाली। बट बाद में आपको पता चलता है ऑफर लेटर जैसे आप रीड करते हो, पहली कंपनी तो सिर्फ 50,000 रुपए सैलरी दे रही है, 50,000 रुपीज सैलरी दे रही है। बट सेकंड कंपनी जो 40,000 रुपीज सैलरी दे रही है, ये कंपनी आपको मुंबई में रहने के लिए फ्री का मकान भी दे रही है। फ्री में एक हाउस भी आपको, रेंट फ्री हाउस भी देंगी कंपनी। और साथ ही साथ आपको एक कार भी प्रोवाइड करेंगी कंपनी, आपके ऑफिस और पर्सनल यूज के लिए। तो आप कौन सी कंपनी प्रेफर करोगे? तो ऑब्वियसली आप सेकंड कंपनी के बारे में सोचेंगे। सैलरी ठीक है 40,000 है, बट सैलरी के अलावा रेंट फ्री हाउस मिल रहा है, कार फैसिलिटी मिल रही है। तो यहाँ पर भी ये इनकम टैक्स फ्रॉम हम कैलकुलेट करते हैं ना, इनकम टैक्स ऑन सैलरी। तो यहाँ पर भी गवर्नमेंट ने है ना, गवर्नमेंट सिर्फ बेसिक सैलरी नहीं देखता। गवर्नमेंट सैलरी के साथ साथ जो भी बेनिफिट मिलते हैं एम्प्लॉय को कंपनी से, वो सारे बेनिफिट्स में भी टैक्स मांगता है, क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ सैलरी पैकेज ना। क्योंकि अगर वो एम्प्लॉय नहीं होगा कंपनी का तो उसे वो बेनिफिट नहीं मिलेंगे। तो इसलिए हमें ये कैलकुलेट करना होता है, मतलब जो भी बेनिफिट कंपनी से मिल रहा है एम्प्लॉय को, उसका वैल्यूएशन करना है। तो उसमें अप टू सर्टन लिमिट तक एग्जम्प्टेड है, उसके बाद टैक्सेबल है, तो कितना एग्जम्प्टेड है उसके रूल्स हमें मालूम होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये जो इनकम फ्रॉम सैलरी ये जो टॉपिक है ना, इस टॉपिक में मेनली 3 टाइप्स के अलाउंसेस होते हैं। फर्स्ट होता है फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस, सेकंड होता है फुल्ली टैक्सेबल हो गया, सेकंड हो गया फुल्ली एग्जम्प्टेड अमाउंट, मतलब उस पे टैक्स नहीं लगता, और थर्ड होता है पार्सली टैक्सेबल, मतलब अप टू सर्टेन लिमिट वो एग्जम्प्टेड है, उसके बाद टैक्स लगता है। तो ये जो अलाउंसेस है ना तीनों टाइप के, इस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, तो आप वो जरूर देखिए, तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। अभी इस क्वेश्चन में जस्ट ये 6 नंबर पॉइंट है, यहाँ आप समझ लीजिए कि कंपनी ने मिस्टर जोशी को मुंबई में रहने के लिए फ्री का घर दिया है, रेंट फ्री हाउस दिया है। और ये घर जो है ये कंपनी का ही है, और जिसकी फेयर रेंट वैल्यू 10,000 रुपीज पर मंथ है, और उसमें 1 लाख रुपीज का फर्नीचर भी है। तो इसका वैल्यूएशन कैसे करना है? तो अभी जो रेंट फ्री हाउस दिया है कंपनी ने रहने के लिए, उसका वैल्यूएशन कैसे करना है? देखो दोस्तों, ये वैल्यूएशन डिपेंड होता है कौन सी सिटी में घर दिया है। क्योंकि देखो हर सिटी की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलग अलग है। जैसे मुंबई, दिल्ली मेट्रो, ये मेट्रो सिटीज है, तो इनमें स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई है, तो यहाँ पे जो रेंट की वैल्यू है, मतलब रेंट जो पे करना होता है उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। बट अगर छोटी सिटी है लाइक पुणे, नासिक, तो इस सिटी में उसका वैल्यूएशन कम आएगा। तो उस हिसाब से इसके लिए रूल है। अभी वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस हम देखेंगे, उसकी वैल्यू कैसे? तो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन में ही दिया है कि हाउस इज ओन बाय द एम्प्लॉयर। अगर एम्प्लॉयर का हाउस है तो पॉपुलेशन के हिसाब से, जैसे मैंने बोला है ना, पॉपुलेशन के हिसाब से उसका वैल्यूएशन होगा। तो यहाँ पे दिया है पॉपुलेशन ऑफ मुंबई इज मोर देन 25 लाख, देयरफॉर द वैल्यूएशन इज इक्वल टू 15% ऑफ सैलरी। मतलब जो रेंट फ्री हाउस दिया है कंपनी ने रहने के लिए मिस्टर जोशी को, इसका वैल्यूएशन कितना होगा? इसका वैल्यूएशन होगा 15% ऑफ द सैलरी। जो भी सैलरी मिल रही है उसका 15%। और इस पर्पस के लिए सैलरी क्या लेना है? तो एट द एंड ऑफ दिस स्लाइड आप देख सकते हैं सैलरी फॉर वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस। तो इसमें बेसिक सैलरी लेनी है, उसके बाद डियरनेस अलाउंस लेना है, उसके बाद बोनस, कमीशन, फीस, प्लस ऑल अदर टैक्सेबल अलाउंसेस भी इसमें हमें ऐड करने होते हैं। ठीक है, तो डियरनेस अलाउंस रिटायरमेंट बेनिफिट का जितना पार्ट आता है उतना ही ऐड होगा। तो सैलरी फॉर दिस पर्पज ये होगी। तो हमें पहले सैलरी कैलकुलेट करनी है, उसके बाद इसका 15% करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, सैलरी तो बेसिक सैलरी डियरनेस अलाउंस ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड किया है। और यहाँ दिया है कि एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड हिम अ फर्निश्ड रेंट फ्री हाउस। तो पहले हम अनफर्निश्ड जो रेंट फ्री हाउस है उसकी वैल्यूएशन करेंगे, उसके बाद जो फर्नीचर है उसकी वैल्यू हमें ऐड करनी होती है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, ये घर मुंबई में दिया है जिसकी पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है, तो 15% ऑफ सैलरी होगा। इस पर्पज के लिए सैलरी क्या होगी? बेसिक सैलरी 2,40,000, देन डियरनेस अलाउंस तो 50% ही लेंगे आप, 50% ऑफ 1,20,000, 60,000 आएगा। उसके बाद बोनस ऑफ करंट ईयर, क्योंकि इस पर्पज के लिए जब हम सैलरी कैलकुलेट करते हैं फॉर वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस या रेंट फ्री हाउस, उस पर्पज के लिए बोनस भी ऐड करना है।
प्लस कमीशन भी ऐड करना है, फीस एंड ऑल अदर टैक्सेबल अलाउंस भी ऐड होते हैं। तो इस क्वेश्चन में इतने ही है, मतलब कोई और टैक्सेबल अलाउंस नहीं है। लेट मी शो यू दिस। यहाँ पे देखिए बेसिक सैलरी, डीएनएस अलाउंस, बोनस, कमीशन वगैरह कुछ नहीं इस क्वेश्चन में, और अदर टैक्सेबल अलाउंसेस भी नहीं है। तो बेसिक सैलरी, डीए और बोनस हम लेंगे। सो 2,40,000 प्लस 60, 3,00,000 प्लस 50, सो 3,50,000 इज द वैल्यू ऑफ सैलरी फॉर दिस पर्पज। और जो हमने सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड आरपीएफ के लिए कैलकुलेट की थी, वो 3,00,000 रुपीज थी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सैलरी जो जो है वो हर पर्पस के लिए अलग अलग तरह से कैलकुलेट होती है। ठीक है, तो अभी वैल्यू ऑफ रेंट फ्री फर्निश्ड हाउस विल बी 15% ऑफ दिस 3,50,000। सो 3,50,000 का 15% आएगा 52,500। और क्वेश्चन में हमें यहाँ पे फर्नीचर की भी वैल्यू अलग से दी है। द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर इज रुपीज 1,00,000। तो देखो दोस्तों, जो भी फर्नीचर की वैल्यू दी है वो अलग से ऐड करना है, एंड इट इज टेकन एट 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। मतलब जो भी रेंट फ्री हाउस में फर्नीचर दिया है कंपनी ने, उस फर्नीचर की वैल्यू 10% आएगी। जितना भी कॉस्ट है ना, कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, उसकी 10%। और इसमें एक और एक मजे की बात है कि इस फर्नीचर में सिर्फ फर्नीचर इंक्लूड नहीं होता। फर्नीचर में मतलब फॉर द इनकम टैक्स पर्पस फर्नीचर में टेलीविजन सेट्स, वॉशिंग मशीन्स, एसी, ये सारी चीजें भी इंक्लूड की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फर्नीचर की कॉस्ट 1,00,000 रुपीज दी है, तो हम इस 1,00,000 का 10% लेंगे। तो वैल्यूएशन ऑफ फर्नीचर हो गया 10% ऑफ कॉस्ट 1,00,000, उसका 10% आता है 10,000 रुपीज। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस विथ फर्नीचर आ गई 62,500। राइट। तो देखो दोस्तों, हर क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है। पहले वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस निकालनी है। मतलब फर्निश अगर फर्निश्ड हाउस है तो ऐसे करना है, और अगर अनफर्निश्ड हाउस है तो आपका आंसर सिर्फ यही यहाँ तक ही आएगा, वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस, क्योंकि फर्नीचर ही नहीं है ना उसमें। बट अगर फर्नीचर है तो उसकी कॉस्ट दी रहती है क्वेश्चन में, उस कॉस्ट का 10% लेना है। 10% इज फिक्स, हर क्वेश्चन में 10% ही लेना है। ओके, सिर्फ ये जो 15% है ना, ये सिटी के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जैसे मैंने बोला, अगर बहुत छोटी सिटी है तो उसमें 7.5% ऑफ द सैलरी आता है। उससे थोड़ी बड़ी सिटी है तो वहां पे 10% ऑफ द सैलरी आता है। और मेट्रो सिटी में, मतलब जिस सिटी की पॉपुलेशन मोर देन 25 लाख है, उस सिटी में ये 15% ऑफ द सैलरी आता है। तो इस क्वेश्चन में वैल्यूएशन ऑफ रेंट फ्री हाउस विथ फर्नीचर हो गई 62,500। तो यहाँ पे हमें रिकॉर्ड करना है वैल्यू ऑफ रेंट फ्री हाउस 62,500 रुपीज। ठीक है, तो इस तरह से वैल्यूएशन होता है रेंट फ्री हाउस का। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एम्प्लॉयर हैज 6 नंबर का पॉइंट है। 7 नंबर, द कंपनी हैज प्रोवाइडेड हिम द फैसिलिटी ऑफ स्वीपर एंड वॉचमैन। तो कंपनी ने अगर स्वीपर, वॉचमैन को कुछ दिया है एम्प्लॉय के हेल्प के लिए, तो वो उस पे जितना कंपनी स्पेंड करती है ना, उतना डायरेक्टली टैक्सेबल वैल्यू में लेना है। तो स्वीपर के लिए 1,500 पर मंथ, और वॉचमैन के लिए 1,800 पर मंथ। कौन पे कर रहा है? कंपनी पे कर रही है। तो ये एक तरह से बेनिफिट ही है ना एम्प्लॉय को, तो इसे भी हम टैक्सेबल वैल्यू में लेंगे। सो कॉस्ट ऑफ स्वीपर 1,500 मल्टीप्लाइड बाय 12, 18,000। देन कॉस्ट ऑफ वॉचमैन पेड बाय कंपनी 1,800 मल्टीप्लाइड बाय 12, 21,600 आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ही हैज बीन प्रोवाइडेड विथ अ 1,800 cc कार। तो यहाँ पे कार प्रोवाइड की है कंपनी ने, जिसकी क्यूबिक कैपेसिटी 1,800 cc है। और कार्ड किस पर्पज के लिए? फॉर बोथ ऑफिशियल एंड प्राइवेट पर्पज के लिए दिए। ऑल एक्सपेंसेस ऑफ ₹60,000 रिलेटेड टू रनिंग एंड मेंटेनेंस आर पेड बाय द कंपनी। यहाँ पे देखो दोस्तों, कार किस पर्पज के लिए कंपनी ने प्रोवाइड की है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर कार सिर्फ ऑफिशियल पर्पज के लिए प्रोवाइड की है कंपनी ने, तो उसका वैल्यूएशन नील आएगा, कुछ भी वैल्यूएशन नहीं आएगा, क्योंकि एम्प्लॉई वो कार सिर्फ ऑफिस पर्पज के लिए यूज करता है। बट अगर कार ऑफिशियल और प्राइवेट पर्पज दोनों के लिए यूज होती है, तो उसका वैल्यूएशन हमें एज पर इनकम टैक्स रूल्स निकालना होता है। और कार का वैल्यूएशन कैसे निकालना है, उसके लिए भी रूल है। देखो, हमें वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार, तो मोटर कार अगर कंपनी ओन करती है, मतलब इफ मोटर कार इज ओन और लीज बाय द एम्प्लॉयर,
उस केस में अगर वो कार सिर्फ ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज होती है, यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर ऑफिशियल पर्पस, तो इसकी वैल्यू नील आएंगी। मैंने पहले ही बताया कि इफ द कार इज यूज फॉर ओनली ऑफिस पर्पस इट विल नॉट बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय irrespective ऑफ द क्यूबिक कैपेसिटी ऑफ इंजन। मतलब उसकी कितनी भी कैपेसिटी होने दो, वो टैक्सेबल में नहीं आएगी। बट अगर कार दोनों पर्पस के लिए यूज होती है, अगर कार यूज फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पस, तो उस केस में उसका वैल्यूएशन हमें निकालना होगा। तो हमें क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है कि कार इज यूज फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पस। अभी इसमें भी दो सिचुएशन आते हैं। दो सिचुएशन क्या आते हैं, देखो, कार है तो कार को चलाने के लिए उसमें फ्यूल डालना होगा और उसका कुछ मेंटेनेंस भी होगा। अगर रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज पेड बाय द एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर पेड करता है कॉस्ट, एक सिचुएशन हो सकती है ना। और दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है कि ये जो रनिंग कॉस्ट है, रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, इट इज पेड बाय द एम्प्लॉय। ओके, यहां तक देखो दोस्तों, सिचुएशन समझ लो कि कंपनी ने एम्प्लॉय को कार दी है। अभी वो कार किस पर्पज के लिए यूज हो रही है, ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो रही है। तो उसमें भी दो सिचुएशन है ना, कि एक सिचुएशन में ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ कार आर पेड बाय द कंपनी और एम्प्लॉयर, एक ऐसा हो सकता है। और दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, ऑल द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू कार आर पेड बाय द एम्प्लॉय। तो इस केस में क्या हुआ है, हमारी जो करंट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे क्या दिया है, he has been provided with a 1800cc car for both official and private purpose. The all expenses of rupees 60,000 related to running and maintenance are paid by the company. तो ये जो एक्सपेंसेस है, कार रिलेटेड एक्सपेंसेस, रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, ये किसने पेड किए हैं, तो कंपनी ने पे किए। तो कंपनी ने पे किए हैं, तो हम किस कैटेगरी में आ गए इस क्वेश्चन में, इस कैटेगरी में, द फर्स्ट, ये जो वन है ना, इफ रनिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज पेड बाय द एम्प्लॉयर। तो उस केस में कार का वैल्यूएशन क्या होगा, अगेन द वैल्यूएशन ऑफ कार डिपेंड्स ऑन द क्यूबिक कैपेसिटी। जो क्यूबिक कैपेसिटी हमें क्वेश्चन में दी है ना, ये दी रहती है। देखो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन में मैंने यहाँ क्लियरली दिया है कि ही हैज बीन प्रोवाइडेड विथ अ 1800 सीसी कार। तो कार की क्यूबिक कैपेसिटी 1800 सीसी है। तो इसमें जो इनकम टैक्स में रूल है, उसके लिए उन्होंने एक लिमिट डिसाइड किया है, इट इज 1600 सीसी। अगर 1600 सीसी तक कार है तो 1800 पर मंथ लेंगे। और अगर कार की क्यूबिक कैपेसिटी मोर देन 1600 सीसी है, तो कार का वैल्यूएशन, मतलब जो कार है उसका वैल्यूएशन होगा 2400 पर मंथ। ठीक है, वन मोर टाइम देखो दोस्तों, अगर कार ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पस के लिए यूज होती है, तो उसमें दो सिचुएशन हो सकती है ना, कि एक्सपेंसेस कंपनी पेड कर रही है, और दूसरी सिचुएशन हो सकती है एक्सपेंसेस एम्प्लॉय पे कर रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है करंट क्वेश्चन में, एक्सपेंसेस आर पेड बाय द एम्प्लॉयर, दैट इज बाय द कंपनी। तो इस केस में वैल्यूएशन ऑफ कार डिपेंड्स ऑन द क्यूबिक कैपेसिटी। अगेन अगर 1600 सीसी तक की क्यूबिक कैपेसिटी है, तो वैल्यूएशन रहेगा 1800 पर मंथ। और अगर क्यूबिक कैपेसिटी 1600 सीसी से ज्यादा है, तो वैल्यूएशन रहेगा 2400 पर मंथ। तो इस केस में हम जानते हैं कि कार की क्यूबिक कैपेसिटी 1800 सीसी है, तो वैल्यूएशन कितना रहेगा, 2400 पर मंथ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इस करंट क्वेश्चन में वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार हम कंसिडर करेंगे 2400 पर मंथ। और अगर कंपनी ड्राइवर भी प्रोवाइड करती है, तो उस केस में 900 रुपीज ऐड होंगे, दोनों केस में। अगर ड्राइवर प्रोवाइड करती है कंपनी, तो 900 रुपीज ऐड होंगे। बट ये करंट क्वेश्चन में हमें कहीं पे भी नहीं बोला है कि कंपनी ने ड्राइवर दिया है। ओके, सिंपली बताया गया है कि ही हैज बीन प्रोवाइडेड विथ अ 1800 सीसी कार for both official and private purpose. The all expenses of rupees 60,000 relating to running and maintenance are paid by the company. बट ड्राइवर के बारे में कुछ भी नहीं। अगर ड्राइवर भी प्रोवाइड करते हैं, तो हमें 900 ऐड करना होगा। बट यहाँ पे ड्राइवर प्रोवाइड नहीं किया है कंपनी ने, ऐसा हम एज्यूम करेंगे। तो क्यूबिक कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार लेंगे 2400 पर मंथ। और 2400 पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय 12, it gives us 28,800।
तो वैल्यू ऑफ मोटर कार है या वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार फॉर टैक्स पर्पज आएगा 28,800। ठीक है दोस्तों, मैं इस पे भी जो वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार है ना, इस पे भी सेपरेटली एक वीडियो अपलोड करूंगा, तो वो देख लीजिए, आप आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में हमने मोटर कार रिलेटेड सारे कंडीशंस नहीं देखे, सिर्फ रूल के लिए अलग से एक सेशन हम रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ रहेगा कि वैल्यू ऑफ मोटर कार कैसे कैलकुलेट करना है। तो वैल्यू ऑफ मोटर कार यहाँ पे 2400 पर मंथ मल्टीप्लाइड बाय 12 आ गई। ठीक है, he has been provided with 1800 cc car for both official and private purpose। ठीक है, हो गए, तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कहता है प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय हिम ₹3000। देखो दोस्तों, यहाँ पे एम्प्लॉय ने टैक्स पे किया है, प्रोफेशनल टैक्स, तो ये इनकम में ऐड नहीं होगा। जब हम टैक्सेबल सैलरी कैलकुलेट करते हैं ना, उस समय ये डिडक्ट होता है। तो पहले अभी हमें ग्रॉस सैलरी कैलकुलेट करनी होगी, जैसे हमने पार्ट 1 में कैलकुलेट की थी। तो ग्रॉस सैलरी कैसे आएगी? एडिशन ऑफ ऑल दिस टैक्सेबल सैलरी विल गिव अस ग्रॉस सैलरी। तो यहाँ पे ग्रॉस सैलरी आ रही है 5,63,400। अगर हम ये जो टैक्सेबल अमाउंट है इसकी एडिशन करेंगे तो 5,63,400 आएगा। तो जैसे कि मैंने बोला कि हमें कुछ डिडक्शंस अलाउड है फ्रॉम इनकम फ्रॉम सैलरी एज पर द इनकम टैक्स एक्ट। हम जब ये डिडक्शंस सब्ट्रैक्ट करते हैं ग्रॉस सैलरी में से, तो हमें क्या मिलती है? नेट सैलरी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे डिडक्शंस कौन कौन से है दोस्तों? देखो, तो पहला है स्टैंडर्ड डिडक्शन। ये हर एम्प्लॉय को मिलता है, मतलब हर सैलराइड एम्प्लॉय को मिलता है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन की अमाउंट कितनी है? 50,000 रुपीज। मतलब ग्रॉस सैलरीज में से हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन ₹50,000 माइनस करना ही है, अगर ये क्वेश्चन में दिया हो या न दिया हो तो भी, क्योंकि इट इज गिवन इन द एक्ट। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन होगा 50,000 रुपीज का। और जैसे कि मैंने बोला, यहाँ पे एम्प्लॉयज ने, ये एम्प्लॉय ने प्रोफेशनल टैक्स पे किया है ₹3000 पर मंथ। तो ये प्रोफेशनल टैक्स भी क्या होगा? माइनस होगा, क्योंकि नेट सैलरी, टैक्सेबल सैलरी निकालनी है ना हमें, तो टैक्स ऑलरेडी पे किया है। तो ₹3000 टैक्स भी पे हुआ है। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 प्लस प्रोफेशनल टैक्स 3000। तो टोटल डिडक्शंस अंडर अंडर सेक्शन 16 फ्रॉम द सैलरी, ये जो डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 लिखा है, टोटल डिडक्शन के कितने हो गए? 53,000 रुपीज के डिडक्शन मिलेंगे इस एम्प्लॉय को। तो ये अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 5,63,000 लेस 53,000, तो नेट टैक्सेबल सैलरी हमें मिलेंगी। और नेट टैक्सेबल सैलरी इस केस में है 5,10,400 रुपीज। ओके, 5,10,400 रुपीज इज द नेट टैक्सेबल सैलरी। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बोला था कि लास्ट पार्ट में हम देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस सैलरी एंड नेट सैलरी। इसमें डिफरेंस यही है, देखो दोस्तों, जब हम ग्रॉस सैलरी में से डिडक्शंस लेस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमें नेट सैलरी मिलती है। तो कितने टाइप के डिडक्शंस है जो सैलरी में अलाउड है? तो देखो दोस्तों, एक तो है स्टैंडर्ड डिडक्शन, दूसरा है प्रोफेशनल टैक्स, और तीसरा डिडक्शन है एंटरटेनमेंट टैक्स, सॉरी एंटरटेनमेंट अलाउंस। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस पहले ऐड होता है टोटल इनकम में, ग्रॉस इनकम में, उसके बाद उसका डिडक्शन मिलता है, लेस किया जाता है उसे। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों जो क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन, इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। ये वीडियो आपको शेयर भी करना है आपके फ्रेंड के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।